Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioCool. This is the part 13 of the chapter Transport Implant, and in this video we are going to talk about very important topic, plasmolysis. Hello everyone, welcome back to the next video of the chapter Transport Implant, and in this video we are going to talk about one more important concept, and that is plasmolysis. आज हम बात करेंगे प्लाज्मोलिसिस की. What is meant by plasmolysis? क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एंड प्लांट्स में वो कैसे इस्तेमाल होता है या उसका क्या मैकेनिज्म होता है और हम उसका क्या बेनिफिट उठाते हैं वो हम देखेंगे. दैट इज नथिंग बट प्लाज्मोलिसिस. सबसे पहला सवाल कि प्लाज्मोलिसिस होता क्या है. तो इसको समझाने के पहले इसकी एक बेसिक और शॉर्ट में डेफिनेशन लिख देता हूं लेमैन लैंग्वेज में, फिर उसको हम साइंटिफिक डेफिनेशन भी बनाएंगे. तो पहले अगर उसकी हम बेसिक डेफिनेशन देखें, सो व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मोलिसिस. सो इट इज मूवमेंट ऑफ plasma membrane away from the cell wall. क्या कहा हमने? मूवमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम द सेल वॉल. यहां पे दो चीजें हैं. वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन and another is cell wall. तो पहली बात मुझे यह बताइए, this mechanism will work specially for the plant cell because animal cells के पास में cell wall नहीं होती, तो उनके कंसेप्ट में, उनके केस में हम जनरली प्लाज्मोलिसिस की बात नहीं करते. तो ये जो वर्ड या ये जो कंसेप्ट है ये स्पेसिफिकली किसके लिए आता है? ये प्लांट सेल्स के लिए आता है. एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती. अब इस डेफिनेशन को देखते हैं. क्या कहा है? मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम द सेल वॉल. इसको अगर हम ड्रॉ करें तो वो इस तरह से कुछ दिखेगा. मान लीजिए एक प्लांट से है और ये प्लांट सेल टर्जिड है, यानी कि इसके अंदर हमने देखा था टर्जिडिटी वाला कंसेप्ट देखा था हमने, टर्जर प्रेशर हमने देखा था. तो मान लीजिए इसमें प्लांट सेल इस तरह से होगी. सो ये जो ब्लू वाली है इसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो ब्लैक कलर्ड है इसे हम कहेंगे सेल वॉल. नाउ व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस में क्या होगा देखिए, तो आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है. सेल वॉल इज नॉन लिविंग. सेल वॉल इज नॉन लिविंग कंपोनेंट. तो सेल वॉल की कभी मूवमेंट चेंज नहीं होगी, सेल वॉल जैसी होगी वैसी रहेगी. सो हो गया ना. सो आपको पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल होती है ये सेल वॉल नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है. यानी सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होगा वो हरदम कैसा होगा? जिस तरह से बना हुआ है उस तरह से रहेगा. उससे थिकनेस बढ़ती है, बाकी वो कोई मूवमेंट नहीं करता, किसी को रोक नहीं सकता. इट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट. देन व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मोलिसिस. तो डेफिनेशन देखिए, मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम द सेल वॉल. यानी कि अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल वॉल के पास में है, सेल वॉल को सटक कर खड़ी है. बट जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से इनवर्ड मूवमेंट करेगी, क्या करेगी? इनवर्ड मूवमेंट करेगी, उस वक्त मैं उसे कहूंगा कि क्या हो रहा है? प्लाज्मोलिसिस हो रहा है. सो यानी कि जब इनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगी. यानी हम क्या कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुई है? क्या कह सकते हैं? श्रिंकेज. और इसी श्रिंकेज की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. सो देखिए क्या हुआ है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले सेल वॉल के पास में थी वो कहां से निकल के आई है? सेल वॉल के पास से अवे जा रही है, और अब वो कहां पे आ गई है? सेंटर ऑफ द सेल में आ गई है.
सो दिस इज नथिंग बट द श्रिंकेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं श्रिंकेज ऑफ द सेल, या बहुत ही सिंपल भाषा में कहेंगे मूवमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम द सेल वॉल। अब ये किस सिनारियो में होगा, यानी सेल में पानी जाना चाहिए तब ऐसा होगा, या जब सेल में से पानी बाहर आएगा तब ऐसे होगा? यस, जब सेल से पानी बाहर आएगा तब ये चीजें होगी। तो मान लीजिए क्या हो रहा है, सेल से पानी बाहर आ रहा है, यानी H2O बाहर आ रहा है, और जब वाटर बाहर आता है तो इसे हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं या इंडोऑस्मोसिस? इट इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। सो सिंपली जब सेल एक्सोऑस्मोसिस करेगी तब ये चीजें होगी। अब हमें देखना है कि सेल एक्सोऑस्मोसिस कब करेगी। तो जैसे कि हमने देखा कि ये जो प्लाज्मोलिसिस होता है ये कब होता है, इंडोऑस्मोसिस के वक्त या एक्सोऑस्मोसिस के वक्त? एक्सोऑस्मोसिस के वक्त। तो हम पहले एक चीज लिख देते हैं कि ये कब होगा, प्लाज्मोलिसिस कब होगा, एक्सोऑस्मोसिस के वक्त, यानी कि जब सेल से पानी बाहर जाएगा। अब ये कब पॉसिबल होगा, सेल के बाहर पानी कब जाएगा? जब सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगी तब, या जब सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगी। देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो एक बीकर है, और इस बीकर में हमने सेल को प्लेस कर दिया। सेल को प्लेस कर दिया। अब इस सेल के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल टर्जीड है। सेल कैसी है, टर्जीड है। अब टर्जीड है, इसका मतलब सेल का टर्गल प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा हो गया। और मान लीजिए यहां पर सॉल्यूशन है, और इमेजिन कीजिए दिस इज दी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इमेजिन करना है, हम सब सिनेरियो समझ के देखेंगे। ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब लेस, लेस क्या, लेस सोल्यूट। लेस सोल्यूट यानी मोर सॉल्वेंट। लेस सोल्यूट यानी कि यहां पर क्या है, ज्यादा सॉल्वेंट है, मोर सॉल्वेंट है। यानी कि वाटर ज्यादा कहां पे होगा, सेल के पास में होगा या सेल के बाहर होगा? तो डेफिनेटली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बाहर है। इसका मतलब सेल के कंपैरिजन में पानी ज्यादा कहां पे है, बाहर है। और वाटर की मूवमेंट हरदम कैसी होती है, फ्रॉम इट्स ओन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो पानी कहां जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा। मतलब प्लाज्मोलिसिस होगा या टर्जिडिटी होगी, टर्जिडिटी होगी। सेल में अब पानी अंदर जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, स्वेल होगी। यानी कि इस सॉल्यूशन में तो पॉसिबल नहीं है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पॉसिबल है नहीं, बिकॉज आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। फिर इसका मतलब कौन से सॉल्यूशन में पॉसिबल है, तो दिस इज पॉसिबल ओनली इन, करेक्ट, विच सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन में पॉसिबल है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पॉसिबल है। तो मान लीजिए कि ये जो केमिकल है ये कौन सा है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सो हाइपर मतलब मोर, सो यहां पे सोल्यूट कैसा है, ज्यादा है, तो मोर सोल्यूट। और डेफिनेटली सोल्यूट ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्वेंट कैसा होगा, कम, सो इट इज लेस सॉल्वेंट, करेक्ट। तो मोर सोल्यूट एंड लेस सॉल्वेंट। इसका मतलब सेल के अंदर जो पानी है वो कैसा है, इस कंपैरिजन में ज्यादा है, करेक्ट, बिकॉज बाहर कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब सेल के अंदर पानी कैसा है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा प्योर है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो वाटर कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। यानी इस बार हम कह सकते हैं कि पानी अंदर से बाहर आएगा, करेक्ट। वाटर की मूवमेंट इस तरह की होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज एक्सो
ऑस्मोसिस। और जब एक्सोऑस्मोसिस होगा तो फिर क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो अभी स्वेल्ड है वो क्या होगी, वो श्रिंक हो जाएगी, वो इस तरह की श्रिंक हो जाएगी। दिस इज नथिंग बट दी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसे क्या कहेंगे हम, प्लाज्मोलाइज्ड और प्लाज्मोलिसिस। अब ये प्लाज्मोलिसिस हो रहा है तो अब किस सॉल्यूशन में होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा। कौन सी प्रोसेस से होगा, एक्सोऑस्मोसिस से होगा। क्या मैकेनिज्म है कि मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा क्या कर रही है, सेल वॉल के अवे आ रही है। अब हम इसकी एक करेक्ट साइंटिफिक डेफिनेशन लिख सकते हैं, इतना हमारे पास में डेटा है और अगर हमें ये समझ में आया है। सो क्या है डेफिनेशन, देखिए साइंटिफिक अगर वे में आपको लिखना है सो इसको हम लिखेंगे व्हेन अ प्लांट सेल, दिस मैकेनिज्म इज ओनली अप्लाइड फॉर प्लांट सेल। सो व्हेन अ प्लांट सेल is placed in which solution, hypertonic or hypotonic, hypertonic. So when a plant cell is placed in hypertonic solution, correct, hypertonic solution में क्या रखने से क्या होगा, फिर hypertonic solution में रखने से एक्सोऑस्मोसिस होगा। So when a plant cell is placed in hypertonic solution, cell shows which process, क्या होती है सेल के अंदर, एक्सोऑस्मोसिस होता है। सेल शोज एक्सोऑस्मोसिस, सेल शोज exoosmosis which results into, जिस वजह से क्या होगा, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, जिससे क्या होगा, which results into shrinkage of plasma membrane, and this process is called as, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। तो आई होप आपको यहां पर डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस की। सो स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। सो देखिए, जब सेल से जो पानी मूव होता है आउटसाइड, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस होता है, तो एकदम से ऐसा नहीं होता कि जैसे ही सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो एकदम से ही पानी बाहर निकल जाता है, ऐसा नहीं होता। वो पानी निकलने की जो एक्सोऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी स्लो होती है, जिसमें हमें अलग अलग 3 स्टेजेस दिखाई देते हैं। और उन स्टेजेस की हम बात करें, दैट इज स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। कितनी स्टेजेस है, सो देयर आर 3 स्टेजेस। कौन सी है तो देखते हैं। सो स्टेज 1, क्या होता है स्टेज 1 में, ये सेल है, जस्ट सेल को अभी हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा ही है, यानी कि अभी हम 0 टाइम पे है जहां पे हमने सिर्फ सेल को प्लेस किया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। यानी सेल नेचुरली कैसी होगी, टर्जिड होगी पहले इनिशियली। तो सेल का स्टेटस क्या हुआ है यहां पर, सेल इज टर्जिड। सेल कैसी होगी, टर्जिड होगी। यानी यहां पर ट्रिगर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, ट्रिगर प्रेशर विल बी मोर। सबसे ज्यादा ट्रिगर प्रेशर यहीं पे होगा, ठीक है। सो दिस इज स्टेज 1 एंड दिस स्टेज 1 इज कॉल्ड एज लिमिटेटिंग
प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं इसे? लिमिटेटिंग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। दिस इज द वेरी स्टेज 1। अब यहां से क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस स्टार्ट होगा, थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा सेल थोड़ी थोड़ी क्या होगी? श्रिंक होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि सेल जो बहुत ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में थी, अब वो कहां पे आ जाएगी? इस तरह से होगी। बहुत सारा पानी निकल गया है, पर अभी तक पूरी श्रिंक हुई है क्या? नहीं, प्रोसेस चल रही है। तो ये था 0 सेकंड पर या फिर 0 जब हमने स्टार्ट किया था। ये है बीच में का, यानी जब हाइपोटोनिक पोजीशन में रखकर थोड़ा समय हो गया, ठीक है, उस वक्त हम देखेंगे तो हमें सेल इस तरह से दिखेगी, ठीक है। सो दिस इज द स्टेज 2। दिस इज स्टेज 2। यहां पर सेल टर्जिड है? बिल्कुल नहीं। टर्जिडिटी मतलब क्या होता है? व्हाट इज मतलब टर्गर प्रेशर? व्हेन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सर्ट द प्रेशर ऑन दी सेल वॉल। बट यहां पर तो पानी ही बहुत बाहर निकल गया, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो रही है? श्रिंक हो रही है। यानी किसी भी तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई प्रेशर अभी सेल वॉल पे नहीं डाल रही, बल्कि वो अवे जा रही है। मतलब टर्गर प्रेशर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। मतलब टर्गर प्रेशर क्या होगा? निगेटिव में होगा। तो टर्गर प्रेशर इज निगेटिव या सो सेल यहां पर टर्जिड भी, तो इसका मतलब यहां पे सेल तो टर्जिड होगी ही नहीं, बिकॉज सेल टर्गर प्रेशर कैसा है? निगेटिव में है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्लैसिडिटी। सो सेल इज फ्लैसिड। यहां से सेल को क्या कहेंगे हम? फ्लैसिड। इस केस में सेल को हम क्या कहेंगे? टर्जिड कहेंगे। सो स्टार्टिंग में ऐसा था, कुछ समय बाद में फ्लैसिड होगी। अगर हम और आगे गए तो अब हम मिलेगी स्टेज नंबर 3। नाउ स्टेज 3। अब इस स्टेज को क्या कहते हैं? तो यहां पर पूरा प्लाज्मोलिसिस खत्म नहीं हुआ है, चल रही है प्रोसेस, और इस प्रोसेस चल रही है इसलिए इसे हम कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं? इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। एंड फाइनली कैसी स्टेज होगी? ये सेल वॉल है। सेल वॉल की कोई मूवमेंट में चेंज नहीं होगी, सेल वॉल का स्ट्रक्चर वैसे के वैसे रहेगा। इट इज निगेटिव, इट इज नॉन लिविंग, एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी जितना पानी बाहर निकलना था पूरा के पूरा निकल गया है। अब और भी थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ पानी किसके पास नहीं है? सेल के अंदर नहीं है कि वह बाहर आ सके। सो सेल जितनी श्रिंक होनी चाहिए थी, एक्सट्रीम श्रिंक हो गई है। यानी इसके बाद में अब प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस कंटिन्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। एक्सट्रीम अमाउंट में जितना वाटर निकलना जाना चाहिए था बाहर, उतना निकल चुका है। यानी इस स्टेज को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। दिस इज दी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और अगर ये सेल प्लाज्मोलाइज्ड है तो मुझे बताइए टर्गर प्रेशर निगेटिव और ज्यादा निगेटिव होगा इसके कंपैरिजन में या पॉजिटिव होगा? और भी निगेटिव होगा, बिकॉज ये अवे फ्रॉम दी प्लाज्मा सेल वॉल जा रही है। सो टर्गर प्रेशर जो होगा वो एक्सट्रीम निगेटिव होगा, वेरी निगेटिव भी कह सकते हैं, ये माइनस में होगा। और इससे ज्यादा अब प्लाज्मोलिसिस नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम कहेंगे एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। क्या कहेंगे इसे हम? एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। सो ये 3 स्टेप है। वन इज लिमिटेटिंग प्लाज्मोलिसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस एंड दी एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। लिमिटेटिंग मतलब जब स्टार्ट हुआ है, इंसिपिएंट मतलब मिडिल स्टेज, एंड एविडेंट मतलब प्रोसेस खत्म हो चुकी है। तो याद रखिएगा सेल के 3 हम कह सकते हैं कंडीशन होती है। वन इज टर्जिड कंडीशन, अनदर इज द फ्लैसिड कंडीशन, एंड लास्ट वन इज दी प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन। सो हमें पता है कि प्लाज्मोलिसिस कब होगा? जब एक्सोऑस्मोसिस होगा। वाटर जब सेल के बाहर जाएगा तो क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस होता रहेगा, यानी कि प्लाज्मोलिसिस होता रहेगा आगे जाके प्रोसेस में। अब जब प्लाज्मोलिसिस हो रहा है, जब वाटर बाहर आ रहा है, तो क्या क्या चीजें चेंजेस होगी? मुझे बताइए, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा?
व्हाट विल हैपन विद द टर्गर प्रेशर? क्या होगा? सेल की मूवमेंट अवे जा रही है तो टर्गर प्रेशर कम होगा। सो हम लिख देंगे टर्गर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो हम लिख सकते हैं टर्गर प्रेशर डिक्रीजेस, कम होगा। व्हाट अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर? क्योंकि सेल में क्या होता है, इनिशियली सॉल्यूशन होता है, पानी बाहर आ रहा है, इसका मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट कैसे होगा? पानी बाहर आ रहा है, पानी तो सॉल्वेंट है, यानी कि सेल सॉल्वेंट का अमाउंट कैसे होगा? सॉल्वेंट का अमाउंट भी डिक्रीज होगा, दैट इज डिक्रीजेस, कम कम होता जाएगा। सॉल्वेंट का अमाउंट कम हुआ मतलब सोल्यूट का अमाउंट क्या रहेगा? बढ़ेगा। एक्चुअली जितना है उतना ही है, बट पानी कम हो गया तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा? कम होते हुए पानी के साथ में बढ़ता जाएगा, तो सोल्यूट का अमाउंट। सो अगर हम देखें तो सोल्यूट ज्यादा बच जाएगा, सोल्यूट नहीं मूव कर सकता, तो सोल्यूट का अमाउंट अगर हम कहें तो हम कहेंगे इंक्रीजेस। और हमें पता है कि सोल्यूट बढ़ रहा है तो सोल्यूट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर। मोर द सोल्यूट मोर द ऑस्मोटिक प्रेशर। सेल के अंदर सोल्यूट ज्यादा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा, बिकॉज हमने देखा था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा सोल्यूट उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। सोल्यूट अगर बढ़ रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ता रहेगा, दैट इज increases. What about the diffusion pressure? डिफ्यूजन प्रेशर के साथ में क्या होगा? डिफ्यूजन प्रेशर कम हो रहा क्योंकि वाटर कम हो रहा है, बिकॉज डिफ्यूजन प्रेशर किसका होगा? वाटर का होगा ना। जो मॉलिक्यूल मूव करता है उसका डिफ्यूजन प्रेशर होता है, तो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल कौन है? वाटर है। मोर द वाटर मोर द डिफ्यूजिंग प्रेशर। पानी कम हो रहा है मतलब डिफ्यूजन प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। So these are the changes take place during the process of plasmolysis. टर्गर प्रेशर कम होता है, सॉल्वेंट भी कम हो रहा है बिकॉज वाटर बाहर आ रहा है, तो वाटर को ही हम यहाँ पे कह देंगे सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की बात करें तो वाटर भी कम हो रहा है। वाटर कम हो रहा है मतलब साइमल्टेनियसली सोल्यूट बढ़ रहा होगा। सोल्यूट ज्यादा है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, बिकॉज सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर। और बात करते हैं डीपी, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर, तो डेफिनेटली डिफ्यूजन प्रेशर भी क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा, बिकॉज वाटर कम है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। क्या होता है सिग्निफिकेंस का मतलब? रोल, या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। सबसे पहला और बेसिक सिग्निफिकेंस है कि प्लाज्मोलिसिस इज ओनली शोन बाय द लिविंग सेल्स। डेड सेल्स प्लाज्मोलिसिस नहीं दिखाती, सिर्फ लिविंग सेल्स ही प्लाज्मोलिसिस के मैकेनिज्म को शो करती है। तो एक चीज हमें समझनी होगी कि जब हमें लिविंग सेल और डेड सेल को डिफरेंशिएट करना है प्लांट्स के अंदर, तो सबसे बेसिक मैकेनिज्म कौन सा होगा? प्लाज्मोलिसिस। जो सेल्स प्लाज्मोलिसिस दिखाएगी वो सेल होगी लिविंग, जो सेल नहीं होगी, जो सेल प्लाज्मोलिसिस नहीं दिखाएगी वो सेल कैसी होगी? डेड होगी। सो सबसे पहला सिग्निफिकेंट है, इट हेल्प्स to distinguish between living and dead cells। लिविंग और डेड सेल्स को अलग अलग करने के लिए हमें क्या काम में आता है? एक प्रॉपर्टी काम में आती है, दैट इज नथिंग बट दी प्लाज्मोलिसिस। देन नेक्स्ट ये हुआ। अब इसके बाद में एक चीज समझ लीजिए कि आप खेती कर रहे हो और आपकी खेती में ये आपका प्लांट है, जो आपको ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप आपको ग्रो करना है, ये क्रॉप है जो आप ग्रो करना चाहते हो आपकी खेती में।
बट साथ ही साथ यहां पर कुछ ऐसे प्लांट्स है जो आप ग्रो नहीं करना चाहते, और इन प्लांट्स को आप कहते हो, क्या कहते हैं, जो प्लांट्स हम ग्रो नहीं करना चाहते और फील्ड में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वीड्स। फिर वीड्स को निकाला कैसे जाए, पॉसिबल नहीं होता बार बार उसको निकाल देना, इस तरह से अपरूट करना। फिर क्या करते हैं ऐसे, तो हम यहां क्या करेंगे, वी विल पुट सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इनके रूट्स के पास में हम क्या कर देंगे, सॉल्ट डालेंगे, और रूट्स के पास सॉल्ट डालने की वजह से क्या होगा, बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन फॉर्म होगी, तो पानी कहां से कहां जाएगा, वाटर विल मूव फ्रॉम रूट टू आउटसाइड, यानी रूट से पानी कहां आएगा, बाहर आएगा, और रूट्स की सेल्स क्या हो जाएगी, रूट्स की सेल की डेथ हो जाएगी। क्यों, बिकॉज पानी तो पूरा बाहर आ गया, एंड विदाउट वाटर सेल्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज द लिविंग वन, बिकॉज सेल्स के अंदर 90% से ज्यादा क्या होता है, पानी होता है। तो पानी बाहर निकलने की वजह से क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। सो टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड वी एड सॉल्ट। सो ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टू रिमूव, या हम कह सकते हैं टू किल वीड्स इन द फील्ड, और फ्रॉम द फील्ड कहेंगे, weeds from the field, salt is added near the roots, और रूट्स के पास में वो करने से क्या होगा, रूट से पानी बाहर आएगा, दैट इज प्लाज्मोलिसिस होगा। क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस होगा। और कहां यूज कर सकते हैं इस मैकेनिज्म को, हम इसे यूज करते हैं, और हम जब फूड प्रिपरेशन करते हैं, हम जब जैम, जेली, ये सब चीजें बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे एक्स्ट्रा स्वीट करते हैं, थोड़ी ज्यादा शुगर डालते हैं। थोड़ी ज्यादा शुगर डालने की वजह से क्या होगा कि जो भी वाटर उन सेल्स के अंदर होगा, उस जैम और जेली प्रिपरेशन के अंदर, वो वाटर कहां आ जाएगा, शुगर ज्यादा होगी तो बाहर के शुगर ज्यादा है, इसका मतलब बाहर कैसा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से क्या होगा कि वो जो वाटर होगा सेल्स में से वो बाहर आ जाएगा, यानी कि अब इस वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी उस जैम के अंदर। तो ये भी एक लॉजिकल यूज है प्लाज्मोलिसिस का। सो वी ऐड मोर शुगर into jam और जेली, करेक्ट। तो इससे क्या होगा, इससे वाटर बाहर आ जाएगा, जिससे बैक्टीरिया की और फंगस की ग्रोथ नहीं होगी, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई। In the same way, we add extra salt in the pickles. हम अचार के अंदर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट डालते हैं, यानी कि प्लाज्मोलिसिस इज यूज्ड, दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर दी व्हाट, प्रिजर्वेशन पर्पस। किसी चीज को हमें प्रिजर्व करना है, तो अब से हम प्रिजर्वेशन पर्पस से हम क्या करते हैं, उसे ये करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वी ऐड एक्स्ट्रा सॉल्ट इन पिकल। पिकल्स में एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने से क्या होगा, क्या होगा, टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। सो माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी। देन जो फिश होती है, जो मीट होता है, तो ये फिश और मीट को अगर हमें कंजर्व करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, सो टू प्रिजर्व
fish and meat, we add extra salt. एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने से क्या होगा, बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तैयार होगा और उस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से पानी सेल्स के बाहर आ जाएगा और सेल्स के अंदर अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, सेल्स इनएक्टिव हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी, सेल्स उतने ज्यादा समय तक टिकी रहेगी, उस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्लाज्मोलिसिस। सो इसी कंसेप्ट के साथ साथ में हम छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ सकते हैं, दैट इज डीप्लाज्मोलिसिस। क्या होता होगा डीप्लाज्मोलिसिस मतलब? करेक्ट, इट इज द रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस। इट इज द रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस। सो सिंपल भाषा में अगर हम लिखे डी मतलब रिवर्स हो जाएगा यहां पर, तो हम कहेंगे इट इज द रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूवमेंट सेल वॉल के अवे जाने लगती थी, बट डीप्लाज्मोलिसिस में क्या होगा, ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, ये जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कहां जाने लग जाएगी, ये टुवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाने लग जाएगी। और ऐसा कब होगा, ऐसा एक्सोऑस्मोसिस में होगा या इंडोऑस्मोसिस में होगा? ऐसा होगा ड्यूरिंग इंडोऑस्मोसिस। ऐसा होगा ड्यूरिंग इंडोऑस्मोसिस, यानी कि जब सेल के अंदर पानी आएगा। और सेल के अंदर पानी कब आएगा, जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे या हाइपोटोनिक। सो व्हेन सेल विल बी प्लेस्ड इन दी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो ये जार है, इस जार के अंदर हमने यहां पे सेल रखी है। कौन सी सेल है ये इनिशियली? इट इज दी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। कौन सी सेल है इनिशियली? ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। और प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हमने किस सॉल्यूशन में रखना चाहिए? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखना चाहिए। तो यहां पे सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मतलब हम लिख सकते हैं ऐसा कि लेस सोल्यूट। लेस सोल्यूट मतलब मोर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहां पे कौन है? वाटर है। सो दिस सॉल्वेंट कैन मूव इनसाइड द वाटर, क्योंकि वाटर की मूवमेंट टेंडेंसी क्या होती है ऑस्मोसिस के हिसाब से? टू मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यानी यहां पर ये हाइपोटोनिक है, मतलब सेल कैसी है? हाइपोटोनिक है। तो पानी कहां से कहां जाएगा? बाहर से अंदर की ओर जाएगा। बाहर से कहां जाएगा? अंदर की ओर जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि ये जो साइटोप्लाज्म होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये क्या होगी? स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे? डीप्लाज्मोलिसिस कहेंगे। मुझे बताइए टर्गर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा इस केस में? क्या होगा? टर्गर प्रेशर का बढ़ेगा या कम होगा? यस, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। टर्गर प्रेशर विल इंक्रीज। सो ये हुआ डीप्लाज्मोलिसिस। दिस इज ऑल अबाउट दी concept of plasmolysis and deplasmolysis. Thank you.